इनको देख के नमस्ते करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी अच्छा ये बता रहा बोतल चाहिए, तुमको पता कैसे चलता है? और हमें देखने को मिली है जो सबसे पहली है मेरे 30 में से 20 प्लस आराम से 20 में से 20 प्लस। आज की क्लास में हम क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं पॉल साइंस के, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या क्या एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। तो इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताते हुए चलूंगी कि इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी। इस पूरे चैप्टर को जो यहाँ पे नोट्स बना के प्रेजेंट किया गया है, वो नोट्स पूरे कंप्लीटली एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, ताकि इस चैप्टर को आपको यहाँ से पढ़ने के बाद दोबारा एनसीईआरटी को ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो डील करता है फ्लोज के साथ, कि एक जगह से जो चीज़ है वो फ्लो करके दूसरी जगह पहुंच रही है। अब फ्लो किस किस चीज़ का हो सकता है? फ्लो 4 चीज़ों का हो सकता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? ICCP, 4 चीज़ों का फ्लो जो है वो हो सकता है। सबसे पहला I यानी आइडियाज, C यानी कैपिटल का फ्लो हो सकता है, C यानी कमोडिटीज का फ्लो हो सकता है, एंड लास्ट P यानी पीपल का फ्लो हो सकता है। यानी आइडियाज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा सकते हैं, कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है, आगे कमोडिटीज सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है, और फिर पीपल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो आइडियाज कैसे फ्लो करेंगे? आइडियाज कैसे फ्लो करेंगे जब एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचेंगे? जैसे मान लो आपके पास कोई एक यूनिक आइडिया है, कोई इंडिया का जैसे हमारा एक यूनिक आर्किटेक्चर है, तो वो जो आइडिया है वो कैसे वहां तक बाहर के देशों तक पहुंचेगा, बाहर यूरोपियन कंट्रीज तक कैसे पहुंचेगा? वो जब कोई यूरोपियन ट्रैवलर जो है वो यहाँ पे आकर विजिट करेगा और फिर वो देखेगा कि अच्छा इंडिया का जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से बना हुआ है, फिर वो चीज़ वो वहाँ पे जाके उसको कंपेयर करेगा और बताएगा कि इंडिया का आर्किटेक्चर किस तरीके से डिफरेंट है हमारे आर्किटेक्चर से। तो आइडियाज़ का फ्लो हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ों का फ्लो हो रहा है। तो इसी तरीके से सेकंड क्या है? कैपिटल का फ्लो हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पैसे का भी फ्लो हो रहा है। फिर कमोडिटीज़ का, सामान का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है। हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीज़ों को मंगवाते हैं। वो सारी चीज़ें जो है, कमोडिटीज़ जो है, वो कैसे हमारे तक पहुँच रही है, वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। फिर लास्ट है पीपल। लोग कई बार पढ़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जॉब करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फॉर ट्रैवलिंग पर्पस वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो इन 4 चीज़ों का यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में फ्लो हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिलता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है जो इसके होते हैं। सबसे पहला, ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो क्या करती है, वर्ल्ड वाइड इंटरैक्शंस को कनेक्ट कर देती है, यानी वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शंस होने लग जाते हैं लोगों के बीच में। आप एक जगह से दूसरी जगह इंसान से बात कर सकते हो, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो, आपको कोई और सामान वहाँ से मंगाना है वो मंगा सकते हो। ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ये एक तरीके से इसको हम मैनिफेस्टेशंस भी बोल सकते हैं, एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा जाता है, बेसिकली 6 मार्क में कई बार क्वेश्चन आता है, या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये पूछा जाता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स को बताओ, या उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या है उसको बताओ, या फिर उसके एस्पेक्ट्स क्या है इनको एक्सप्लेन करो। तो उसमें आपको सबसे पहले ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो लिखने हैं, फिर इनको आगे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है इसका एक, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट इसका इकोनॉमिक है, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो है कल्चरल कॉन्सेप्ट। The spread of globalization is uneven and unequal। क्या जितनी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस, यानी जो भी हम आज के टाइम पीरियड में एक ब्लू जीन्स का कॉन्सेप्ट है ना, ब्लू जीन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यूएस से, वेस्टर्न नेशन से यहाँ पे पहुँचा है, इंडिया में पहुँचा है। और इंडिया में हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडिया में जो अटायर है वो बहुत डिफरेंट है बाहर के देशों से, है ना। यूजुअली जो विमेन है वो क्या पहन रही है, वो साड़ी पहन रही है या फिर वो कुर्ता वियर कर रही है। तो क्या उतना ही अफेक्ट हमें बाहर के देशों में भी देखने को मिल रहा है? क्या जितना हम वहाँ के लोगों का जो कल्चरल कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट करते हैं, वहाँ की जीन्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट करते हैं, तो क्या इंडिया का भी वही जो कल्चर है, इंडिया का जो साड़ी वाला कल्चर है बेसिकली, क्या उतना ही ज़्यादा वहाँ पे वेस्टर्न नेशन में वो पॉपुलर हो रहा है?
ये बात जो है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है, जो ग्लोबलाइजेशन है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। जितना ज़्यादा इफेक्ट वेस्टर्नाइजेशन का हमारे ऊपर पड़ रहा है उतना ज़्यादा इफेक्ट हमारा वेस्टर्न नेशंस के ऊपर नहीं पड़ रहा है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 4 वजह से ग्लोबलाइजेशन जो होती है, अभी हम ऊपर देख कर आए हैं, आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल। ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती हैं। और ये फ्लो आज से शुरू नहीं हुआ है, ये न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पास्ट से चलता हुआ चला आ रहा है। नथिंग इज नोवेल, कुछ नया नहीं है इसमें। In contemporary world, difference is now the scale and speed has risen up for more than before. बस फर्क क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस आया है कि पहले के टाइम पीरियड में ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा रैपिडली आगे नहीं बढ़ रहा था जितना ज़्यादा आज के टाइम पीरियड में ये आगे बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। क्योंकि पहले के टाइम पीरियड में ज़्यादातर हम लोग क्या करते थे, टेलीग्राम का यूज़ करते थे, प्रिंट मीडिया का यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह बात को पहुंचाने के लिए। बट आज के टाइम पीरियड में कोई भी एक न्यूज़ है, एक छोटी सी बात है, वो फटाफट से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो सकती है थ्रू सोशल मीडिया, है ना। आप ईमेल करोगे किसी भी इंसान को जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर बैठा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तो उसके पास सेकेंड्स में ही वो मेल जो है वो पहुँच जाएगा। व्हाट्सएप के जरिए आप कनेक्ट हो सकते हो एक जगह से दूसरी जगह इंसान से। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पॉपुलर होता हुआ चला जा रहा है, वो है रिकॉग्निशन ऑफ पीपल, कि लोग भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जो इवोल्यूशन आ रहा है सोसाइटी में, जो चेंज आ रहा है सोसाइटी में, इसको लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं हम मैनिफेस्टेशंस या एस्पेक्ट्स जो अभी हमने देखे थे, उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि 6 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए। सबसे पहला है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सोवरेनिटी? ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। ग्लोबलाइजेशन कैसे इफेक्ट करती है, जो स्टेट की सोवरेनिटी है उसको कैसे इफेक्ट करती है? ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या करती है, वो एक स्टेट की जो कैपेसिटी है उसको कहीं ना कहीं इरोड करते हुए चली जा रही है। इरोजन का मतलब होता है किसी चीज़ के इफेक्ट को कम करना या उसको हटाना। तो इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्टेट की जो कैपेसिटी थी, पहले वर्क करने की, पहले काम करने की जो कैपेसिटी हुआ करती थी, वो कैपेसिटी जो है वो बहुत लिमिटेड हो चुकी है, अब उतनी नहीं रह गई है। ओल्ड वेलफेयर स्टेट, पहले के टाइम पीरियड में क्या था, ओल्ड वेलफेयर स्टेट हुआ करता था। बट आज का टाइम पीरियड जो हो चुका है उसमें लोगों की डिमांड अलग है। लोग एक ऐसा स्टेट चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्ट हो। मिनिमलिस्ट यानी जो सिर्फ और सिर्फ अपने कोर फंक्शंस को परफॉर्म करे। जैसे कि ओल्ड वेलफेयर स्टेट में हम देखा करते थे कि 2 तरीके के कॉन्सेप्ट पे जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, जो स्टेट था, वो काम किया करता था, यानी इकोनॉमिक लेवल पे और सोशल वेलबींग के लिए, कि लोगों तक जो रिसोर्सेज है वो कैसे पहुंचाए जाए। बट आज के टाइम पीरियड में लोग इतना ज़्यादा इंटरवेंशन गवर्नमेंट का चाहते नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कोर फंक्शंस को परफॉर्म करे, बाकी हम अपने आप से डील कर लेंगे। कोर फंक्शंस क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना और दूसरी चीज उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये है कोर फंक्शंस। रोल ऑफ मार्केट हैज़ बिकम मच इम्पॉर्टेंट। आज के टाइम पीरियड में जो मार्केट्स का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एमएनसीज। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं। ग्लोबलाइजेशन डजंट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। तो पहली चीज, पहला व्यू हमने देखा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट की कैपेसिटी है काम करने की वो बहुत कम होती हुई चली जा रही है। बट जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो इससे काफ़ी डिफरेंट है। उसमें क्या बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं हो रहा है। कई बार ये चीज़ जो है वो हमें डिफरेंट तरीके से भी देखने को मिल रही है। कई बार क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमेशा स्टेट की कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं कर रही है, कई बार बढ़ा भी रही है। जैसे प्राइमेसी यानी इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, स्टेट को दी जा रही है। और ऐसा बोला जा रहा है कि स्टेट की जो कैपेसिटी है वो अभी भी कम नहीं हुई है, स्टेट की जो काम करने की क्षमता है वो अभी भी कम नहीं हुई है, वो अभी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्टेट की जो कैपेसिटी है वो अनचैलेंजेबल है, यानी कल को कुछ भी हो जाए, कितने भी चेंजेस आ जाए सोसाइटी में, बट स्टेट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसके बिना फिर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें ओल्ड जेलसीज एंड राइवलरीज की बात करें, दुश्मनी की बात करें तो, या फिर टेररिज्म की बात करें तो, अगर ये सारी चीज़ों से कौन डील करेगा अगर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्टेट अगर फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा तो कौन डील करेगा इन सारी चीज़ों से। इसीलिए इन लोगों का व्यू पॉइंट ये है कि स्टेट जो है वो आज के टाइम पीरियड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच अल्टीमेटली मेक्स स्टेट रोल इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेट का जो एग्जिस्ट करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
थर्ड चीज क्या है, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि स्टेट की जो कैपेसिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। 3 तरीके के कॉन्सेप्ट देखे हमने। सबसे पहला, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो स्टेट की कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो गई है, इरोड हो गई है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि स्टेट की जो कैपेसिटी है उसको हटाना, इरोड करना पॉसिबल नहीं है। और थर्ड जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि जो स्टेट है उसकी कैपेसिटी है पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो एनहांस टेक्नोलॉजीज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजीज जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन सीख करना और ज्यादा इजी हो गया है और इसी वजह से स्टेट्स कहीं ना कहीं और ज्यादा पावरफुल बनते हुए चले जा रहे हैं। अब देखते हैं सेकेंड जो कॉन्सिक्वेंस या कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है इकोनॉमिक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब क्या है, ये तो एक बहुत नैरो टर्म है और भी बहुत सारे वाइडर कॉन्सेप्ट है जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सेंस में, जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ब्रॉडर में क्या हो सकता है इन चीजों को समझने का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। हमें 3 तरीके से क्या करना होगा, इकोनॉमिक गेन्स को डिवाइड करना होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। सबसे पहला क्या है, मैक्सिमम गेन, दूसरा मिनिमम गेन एंड थर्ड है लॉसेस। ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमें ऐसा देखने को मिलता है जो इकोनॉमिक फ्लो है वो जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी तरफ ज्यादा जा रहा है, यानी फायदा अल्टीमेटली उन कंट्रीज को पहुंच रहा है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फायदा उन लोगों को ज्यादा पहुंच रहा है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उन तक ये फायदा उतना ज्यादा नहीं पहुंच रहा है। इट कैन बी वॉलंटरीली, हो सकता है कि अपने आप ही ये प्रोसेस ऐसा चल रहा है, और इट कैन बी डन फोर्सफुली बाय द इन्फ्लुएंस, और कई बार ये इन्फ्लुएंस के जरिए भी क्रिएट करी जा सकती हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का यूज करके, और बाय पावरफुल कंट्रीज लाइक US। फ्लो ऑफ आइडियाज एंड कैपिटल्स, जब आइडियाज और कैपिटल्स का फ्लो होता है तो नई नई इनोवेशन आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, और इस फ्लो की वजह से जैसे जैसे ये फ्लो इंक्रीज करता हुआ जाता है तब ऐसा हमें देखने को मिलता है। बट फ्लो ऑफ पीपल रिमेन्स लिमिटेड। तो क्या हो रहा है आज के टाइम पीरियड में, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का फ्लो तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बट लोगों का फ्लो उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है। लोगों का फ्लो जो है वो आज के टाइम पीरियड में भी काफी लिमिटेड है ड्यू टू स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग देशों की इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आप US के इमिग्रेशन पॉलिसी की बात करोगे तो बहुत स्ट्रिक्ट है, इतना ज्यादा ईजी नहीं है। डिविजन ऑफ ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन इस बात को लेकर भी बहुत डिफरेंट है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड इंटेंस डिबेट्स, इसकी वजह से क्या हुआ है, सोसाइटी में डिबेट्स क्रिएट हो गए। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इट इज ओनली बेनिफिटिंग अ स्मॉल एलीट व्हाइल हार्मिंग दोज रिलायंट ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट। कुछ क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि हुआ क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्मॉल एलीट ग्रुप को फायदा पहुंचा रहा है, और दूसरे जो लोग हैं उनको यहाँ पे हार्म पहुंच रहा है इस चीज से। व्हाइल हार्मिंग दोज रिलायंट ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट, वो लोग जो कि गवर्नमेंट के सपोर्ट पे ही निर्भर रहते हैं, तो उन तक ये चीजें जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं पहुंच रही हैं। They argue that each country must make social safety nets. इनका मानना है कि हर एक कंट्री को सोशल सेफ्टी नेट्स जो है वो उनको बनाना चाहिए। That is, they must not stop playing the role of वेलफेयर स्टेट। क्या है सोशल सेफ्टी नेट्स, यानी जो सरकार है वो अपने वेलफेयर स्टेट का रोल प्ले करना बंद ना करे, हमेशा इस रोल को प्ले करती रहे। समटाइम्स इट इज लिंक्ड विद द रिकॉलोनाइजेशन ड्यू टू फोर्स्ड ग्लोबलाइजेशन मेड इन सम कंट्रीज। कई बार फोर्स्ड ग्लोबलाइजेशन कराया जाता है, जबरदस्ती बोला जाता है कि भाई आप भी अपनी कंट्रीज में MNCs को सेटअप करो, है ना। तो उस केस में क्या देखने को मिलता है, कई बार ये ऐसा लगता है कि रिकॉलोनाइजेशन तो नहीं हो रहा है, दोबारा से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जैसे कुछ कॉलोनीज पहले देशों को अपनी कुछ स्टेट्स को कुछ कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाया करती थी, तो कहीं वैसे ही फिर से तो नहीं होने जा रहा है, कहीं एक नए तरीके का रिकॉलोनाइजेशन तो नहीं है। कॉल फॉर अ हॉल्ट टू फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, हमें क्या करना होगा, अभी ही रोकना होगा इस फोर्स्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को। कुछ एडवोकेट्स भी हैं जो कहते हैं जनरेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबींग फॉर लार्जर सेक्शंस। जब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता है तो बहुत सारे लोगों को इससे फायदा भी पहुंचता है, इसके एडवोकेट्स का मानना ऐसा है। Provides a challenge to be responded intelligently, increase momentum, interdependence and integration between government, businesses and ordinary people in different parts of the world as a result of it। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि सरकार के बीच में और लोगों के बीच में कनेक्टिविटी भी बढ़ती है और फायदा सबको मिल रहा होता है। तो सबके व्यू पॉइंट्स जो है वो अलग अलग चीज़ों पे डिफरेंट है, हमें देखने को मिल रहा है। फिर लास्ट है हमारा थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, वो है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कई बार इसी पे ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले पूछ लिया जाता है, और कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं इन तीनों में अलग अलग पे।
ठीक है। तो अब देखते हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, इन्फ्लुएंस। जो कल्चर का इन्फ्लुएंस है वो हमारी डेली लाइफ में पड़ रहा है, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस इन फूड। चाहे हमें खाने की बात अगर हम करें तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं घर के खाने से, ज़्यादा अच्छा हम प्रेफर करते हैं कि हमें पिज्ज़ा मिल जाए, हमें बर्गर मिल जाए, हमें नूडल्स मिल जाए। हम ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं हम इसको कनेक्ट करते हैं वेस्टर्नाइजेशन से। और क्लोथिंग एंड आइडियाज़ भी हमारे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो ब्लू जीन्स का कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करना, या फिर और ज़्यादा वेस्टर्न जो ड्रेसेस है उनको पहनना, या उनके कल्चर को अडॉप्ट करना, उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, है ना। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं ग्लोबलाइजेशन के। इट रेजेस कंसर्न अबाउट द थ्रेट टू लोकल कल्चर। कई बार क्या होता है, कुछ छोटे कल्चर्स इनकी वजह से बहुत दबके रह जाते हैं, बहुत सप्रेस्ड रह जाते हैं, क्योंकि बाहर के देशों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है वो छोटी कंट्रीज पे भी उतना ही पड़ रहा है, बट जो छोटी कंट्रीज हैं उनका इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कंट्रीज पे उतना नहीं पड़ रहा है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो बहुत सप्रेस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दबके रह जाती हैं। आगे बात करते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन की। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, सॉफ्ट पावर है एक तरीके की ये कि आप क्या कर रहे हो, वेस्टर्न कल्चर को ग्लोबली स्प्रेड कर रहे हो। मैकडोनलाइजेशन एक टर्म है जो यूज करी जाती है, मैकडोनलाइजेशन ऑफ कल्चर, यानी क्या हो रहा है, हम बाहर की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हो। अभी भी इवन अगर हमसे कोई पूछे कि मतलब पार्टी का मतलब क्या है, तो आप क्या ज़्यादा चीज़ों को ऐसा ऑर्डर करना पसंद करोगे जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से नॉर्थ इंडियन फूड है, या फिर इन सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करोगे, या फिर आप एक ऐसी पार्टी होस्ट करना चाहोगे जहाँ पिज्ज़ा हो, जहाँ नूडल्स हो, जहाँ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्यूजीन्स हो, है ना। तो हम ऐसी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। Concerns arise about a diminishing rich cultural heritage worldwide, particularly affecting poorer countries. गरीब जो कंट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा इस पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ रहा है, ये जो ब्लू जीन्स का कंसेप्ट है। इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं अपने आप में, सारे नेगेटिव्स ही नहीं है, क्योंकि कुछ जो पॉजिटिव्स हैं उसमें अगर हम देखें तो क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ चॉइस है। आपके पास सिर्फ यही चॉइस नहीं है कि आप इंडिया की ही चीज़ों को खा सकते हो, आपके पास एन नंबर ऑफ चॉइस है कि आप बाहर की जो कुजीन्स हैं उनको भी, डिफरेंट प्लेसेस की कुजीन्स को भी ट्राई कर सकते हो। तो हमें चॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आगे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस प्लस लोकल कल्चर, दोनों का एक मिक्स भी हमें देखने को मिलता है, और एक नया एक यूनिक कॉम्बिनेशन इससे निकल कर आता है। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, ऊपर एक खादी कुर्ता, इवन कॉटन कुर्ता पहन लिया और नीचे जीन्स पहन ली, तो ये क्या हुआ, ये हमने मिक्स कर दिया दो कल्चर्स को। तो नई नई जो चीज़ें हैं, नई नई इनोवेटिव आइडियाज़ या नए नए कल्चर जो है वो इससे डेवलप होते हैं, जिसको हम एक तरीके से कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन के नाम से भी जान सकते हैं। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इंडिया और ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोज ऑफ कैपिटल्स, कमोडिटीज, आइडियाज एंड पीपल्स गो बैक सेवरल सेंचुरीज इन इंडियन हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आज से शुरू हुई हैं, इंडिया में बहुत पहले से ऐसा चलते हुए चला आ रहा है। आपने सुना होगा सिल्क रूट के बारे में, जिससे हमारे जो इंडिया के जो स्पाइसेस थे उनका ट्रेड किया जाता था वेस्टर्न नेशंस में, है ना। कॉलोनियल रूल जिस टाइम पीरियड में इंडिया में आता है, उस टाइम पीरियड में जो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल उस टाइम पीरियड में इंडिया था, जो रॉ मटेरियल्स है जैसे कॉटन को एक्सपोर्ट करना, जूट को एक्सपोर्ट करना, वो हम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे, बिकॉज इंडस्ट्रीज वर नॉट सेटअप इन इंडिया, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रीज थी नहीं इंडिया में सेटअप। एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स, हम दो तरीके के लोग थे उस टाइम पीरियड में। सबसे पहला तो रॉ मटेरियल्स को यहाँ से बाहर पहुँचाना, एक्सपोर्ट करना, एंड सेकेंड थिंग इज कि हम क्या करें, जो फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन से हमारे पास वापस आ रहे हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इंडिया जो था उस टाइम पीरियड में एक ऐसी स्टेज में था। पर इंडिपेंडेंस के बाद जब हम खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब हम फोकस करने लग जाते हैं इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करता है रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स, कि हमें दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, हम खुद से ही सेल्फ सफिशिएंट बने। और वो कैसे होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को सेटअप करोगे। Leads to protectionism, health, housing and primary education, not proper attention. अब होता क्या है कि जिसकी वजह से जो बाकी चीज़ें हैं उनको इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही है जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को अटेंशन मिल रही है। स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इस टाइम पीरियड में वो इतना ज़्यादा तो अच्छा था नहीं, बहुत लो था। अब 1991 के बाद जिस टाइम पीरियड में 1990s में एलपीजी रिफॉर्म आना शुरू होते हैं, उस टाइम पीरियड में चेंजेस आते हैं और इंडिया की जो इकॉनमी है उसमें बहुत सारे एक तरीके से हमें एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया की इकॉनमी है वो धीरे धीरे ग्रो करती हुई चली जाती है। डीरेगुलेट वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उस टाइम पीरियड में हमने ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर और ज़्यादा अच्छे से रेगुलेशंस वगैरह बना दिए।
रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। दोनों का अपना अपना कहना है, लेफ्ट वर्सेस राइट, ये दो आइडियोलॉजीज है, आपको पता होनी चाहिए। इसको एक्सप्लेन करना बस सिर्फ इस वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आप लेफ्ट और राइट की आइडियोलॉजी को अच्छे से और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। हालांकि अभी ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट जो है वो कहते हैं रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। इनका कहना ये है मेक्स रिच रिचर एंड पुअर पुअर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर बनते हुए चले जा रहे हैं और जो पुअर है वो और ज़्यादा डिप्राइव्ड होते हुए चले जा रहे हैं और ज़्यादा गरीब बनते हुए चले जा रहे हैं। वीकनिंग ऑफ स्टेट, रिडक्शन इन कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर। क्योंकि स्टेट की कैपेसिटी कम होती जा रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो गरीबों के इंटरेस्ट को, पुअर पीपल के इंटरेस्ट को नहीं बचा पा रही है। आगे राइट, अब राइट आइडियोलॉजी की बात करें तो ये लोग क्या कहते हैं, ये एंजाइटी को एक्सप्रेस करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इफेक्ट्स में। ये बताते हैं कि ये कैसे परेशान है इन तीनों चीज़ों को, इफेक्ट्स को देखकर। क्योंकि पॉलिटिकली ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्टेट की पावर है वो कम होती हुई चली जा रही है, और इकोनॉमिकली ये क्या कहते हैं, हम सेल्फ रिलायंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सेल्फ रिलायंस आए हमारे पास, हमें दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और फिर अगर थर्ड कल्चरली बात करें तो ये लोग इस चीज़ को लेकर वरिड है कि कहीं इनका जो ट्रेडिशन है, इनका जो कल्चर है वो एक्सटेंट ना हो जाए, गायब ना हो जाए इस पूरे ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है, उसको भी कवर कर लेते हैं। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नेटवर्क्स अलाइंग विद दोज हु फील लाइक देम इन अदर कंट्रीज। सी दिस एज अ फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म। कुछ कंट्रीज जो एंटी ग्लोबलाइजेशन है वो उनका ऐसा मानना है कि ये नया फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म है, और हम ग्लोबलाइजेशन को अगर अडॉप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आगे जाके एक इंपीरियलिज्म का पार्ट बन जाएगी और ये कहीं ना कहीं कोलोनाइजेशन में तब्दील हो जाएगी। 1999 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेस्ट एट सिएटल एलिजिंग अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट। इसमें यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे कुछ जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो अपने फेवर में डिसीजंस को ले रही हैं इकोनॉमिकली, जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो बाकी कंट्रीज को छोड़कर। 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की फर्स्ट मीटिंग होती है। कहाँ पे होती है, पोर्ट एल्ग्रे में होती है, ब्राज़ील में। यहाँ पे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे ये लोग सबको साथ में लेकर आते हैं और कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ एंड वुमेन एक्टिविटीज अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। इनका मानना है कि न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को हमें स्टॉप करना चाहिए, ये जो नए टाइम पीरियड की जो ग्लोबलाइजेशन आ रही है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंस ऑफ इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स इन ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इकोनॉमिकली पावरफुल नेशंस हैं ऑलरेडी, जो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो और ज़्यादा पावरफुल बनती हुई चली जा रही हैं, और जो छोटी कंट्रीज हैं वो और ज़्यादा गरीब बनती हुई चली जा रही है। अच्छा, इसकी जो मीटिंग है वो थोड़ी सी और हमें याद में रखनी है कि इसकी 2004 में भी मुंबई में मीटिंग होती है, जो कि इसकी 4th मीटिंग थी। ये MCQ में हमसे पूछ सकते हैं वो लोग। और फैब 2024 में एक मीटिंग हुई थी जो बहुत मोस्ट रीसेंट मीटिंग है, वो याद रखनी है, जो कि काठमांडू नेपाल में हुई थी। ये दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछ सकते हैं हमसे। इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, इसमें लेफ्ट और राइट विंग, इंडिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इंडिया की लेफ्ट और राइट विंग का क्या कहना है। इंडिया की लेफ्ट विंग जो है वो कहती है प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज फॉरम्स लाइक इंडियन सोशल फोरम। ये लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए मतलब प्रोटेस्ट करते हैं यहाँ पे, और बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो है इवन वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ट्रेड यूनियंस हु फेवर फार्मर्स इंटरेस्ट हैव ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। जो ट्रेड यूनियंस हैं अलग अलग, वो भी इस बात को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। पेटेंटिंग of plants like neem by American and European firms opposition। राइट विंग की बात करें, राइट विंग क्या कहती है, ऑब्जेक्टिंग पर्टिकुलरली टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ये बात करते हैं कि कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक बात जरूर याद रखना कि जो राइट विंग है वो ज़्यादा कंसर्न रहती है कल्चर को लेके, लेफ्ट विंग इकोनॉमिक मैटर्स में ज़्यादा कंसर्न रहती है। तो राइट विंग का कहना है कि टीवी चैनल्स और ये जो कॉन्सेप्ट है न्यू अलग अलग डेज को सेलिब्रेट करने का, लाइक वैलेंटाइंस डे, और ये इनका कॉन्सेप्ट जो है वो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और वेस्टर्नाइजेशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज यूनिफॉर्म्स, यानी हमारे स्कूल यूनिफॉर्म्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमें क्या देखने को मिलता है कि स्कर्ट एंड शर्ट जो है वो गर्ल्स पहन रही होती है, एंड जो बॉयज़ हैं वो क्या पहन रहे होते हैं, पैंट एंड शर्ट। तो इसमें भी क्या हो रहा है, कॉलेज यूनिफॉर्म्स में, स्कूल यूनिफॉर्म्स में भी वेस्टर्नाइजेशन देखने को मिल रहा है, और राइट विंग इस चीज़ को लेकर कंसर्न रहती है। इसी के साथ ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हमने कर लिया है।
ये इसमें पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी, जो भी एनसीईआरटी में गिवन है वो सारे का सारा इसको नोट्स के फॉर्म में बना दिया गया है यहाँ पे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन फॉर्म में इनको पूरा प्रिपेयर किया गया है, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।